नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लासेस आपकी चल रही है और हम लोग भाग 1 पे हैं अभी। और भाग 1 को अगर कंप्लीट दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं यानी कि रीजनल काउंसिल्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी भाग 1 की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषदें। क्या है ये क्षेत्रीय परिषदें और किस प्रकार से क्षेत्रीय परिषदों के बारे में हमारे संविधान में वर्णन है। तो सारी बातों को जानने के पहले एक बात आप जान लें कि ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं यह एक सांविधिक निकाय है, लीगल बॉडी, इसको कहते हैं हम लोग लीगल बॉडी। यह एक लीगल बॉडी है यानी कि यह सांविधिक निकाय कहने का मतलब है संवैधानिक नहीं है। अब संवैधानिक नहीं है तो इसका गठन किस प्रकार से हुआ? तो इसका गठन हुआ संसद द्वारा अधिनियम बनाकर, यानी कि संसद द्वारा अधिनियम बनाकर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था उसी में इसे शामिल किया गया ताकि समस्त जो राज्य हैं उन राज्यों को आसानी से टैकल किया जा सके और एक बंधन में बांध के रखा जा सके। कहा जाता है कि राज्यों और उससे संबंधित जो मामले थे यानी कि पुनर्गठन की योजना का भाग 1 के अंतर्गत ही इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 के भाग 3 में इसको स्थान दिया गया और इसके तहत ही क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। अब एक बात याद आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में ऑलरेडी कई धाराएं हैं, पर ये कहाँ है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की 1956 की धारा 15 में इसका वर्णन है। धारा 15 में इसका वर्णन है राज्य पुनर्गठन आयोग। याद रखेंगे यह राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 15 में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि देश में कितने क्षेत्रीय परिषद होंगे? तो 5 क्षेत्रीय परिषद होंगे। 5 क्षेत्रीय परिषद होंगी। ये 5 क्षेत्रीय परिषद होंगे, इस प्रकार की बात की गई है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर परिषद को अगर लगा दे तो इसमें आपका 6 क्षेत्रीय परिषद हो जाते हैं। किस प्रकार से? सभी का नाम जानेंगे और सभी में कौन कौन से राज्य जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इन क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या था। देखिए, जब देश में एकीकरण हो रहा था तो उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके भावनाओं का कदर करते हुए एक ये जो उद्देश्य जो आया ये उसी भावनाओं के इर्द गिर्द ही आया, यानी कि देश की भावुकता को समझते हुए इस प्रकार की परिषद को गठन की गई। इसमें क्या था कि बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं थी, अपने अपने क्षेत्रवासी थे जो चाहते थे कि हमें ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से हम एक कहीं पर अपनी जो है बातें रख सके, यानी कि राज्यों से संबंधित मुद्दे एक ऐसे स्थान पर रहे जो उस क्षेत्र को विशेष ढंग से जानता हो और विशेष ढंग से समझता हो। यानी कि जो विकास की योजनाएं बनेंगी उन विकास की योजनाओं को फलीभूत करने के लिए क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्र में, यानी कि उसके अधीन जो राज्य आएंगे उन राज्यों में किस प्रकार से उस विकास योजनाओं को लागू करना है इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। दोस्तों, इसका राजनीतिक ये भी माना जा सकता है कि देश की एकता को, एक सुशासन को सभी आम जनों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की गठन भी आवश्यक थी।
तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो 5 क्षेत्रीय परिषद थे वे क्या क्या थे उनके बारे में। तो इनके नाम आप लोग जानेंगे और इनके मुख्यालय को भी आप लोग जानेंगे, साथ में कौन कौन से राज्य आते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पहले आता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। इसके अंतर्गत आपके आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये राज्य आते हैं, फिर से सुन लेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा चंडीगढ़। और इनकी मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है इनकी मुख्यालय? तो नई दिल्ली इनकी मुख्यालय है। ये आपके पूछे जाते हैं प्रश्न में कि कहाँ इनके मुख्यालय हैं। दूसरा जो नंबर आता है वह नंबर है आपका केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। अब स्वाभाविक है, केंद्र की बात की गई है तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में वे स्टेट आएंगे जो पूरे भारत के मिडिल में है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। ये सारे झारखंड बोल रहे पूरे इंडिया के सेंटर में है, इसलिए इसको हम लोग केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। और इस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद। ये क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद से ऑपरेट होते हैं। और इसका मूल जो आपने देखा कि जो पूरे भारत के मिडिल में जो राज्य हैं उन राज्यों को यह केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, याद रखेंगे, एक भी चीज को नहीं भूलेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत आपका आ जाता है मुख्य रूप से हम लोगों का झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रांत, यानी कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, ये सारे जो है इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? तो कोलकाता। ये सारे हम लोग पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। इनका मुख्यालय है कोलकाता या कलकत्ता, जो भी बोल सकते हैं वही चलेगा, यानी कि कोलकाता ही बोलिए क्योंकि अभी कोलकाता ही नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में मुख्य रूप से जहाँ पर सूर्यास्त होती है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आपका दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव जो है द्वीप समूह, वे आ जाते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। यानी कि चौथे नंबर में है आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको जानना है, तो इसकी मुख्यालय है मुंबई। मुंबई। नेक्स्ट है 5वां नंबर में आपका जो स्टेट आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तेलंगाना को, ये आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के तहत आ जाता है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है, जिसे हम लोग पहले मद्रास के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से देखें, आपका जो है 5 जो मुख्य जो क्षेत्रीय परिषदें थे, रीजनल काउंसिल्स थे, उसका गठन हमारा जो है धारा 15 जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 15 के तहत इसका किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो है जिन राज्यों के मैंने बात किया उसमें 7 सिस्टर्स की मैंने बात नहीं की है, क्योंकि 7 सिस्टर्स का जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कई राज्य बाद में मिले और एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला सिक्किम को, उसके बाद फिर स्टेट का दर्जा मिला। मणिपुर, असम जो थे, इन लोगों के लिए क्षेत्रीय परिषदें थे, उन्हें कहा गया कि पहले कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ही इन्हें रखा जाए।
लेकिन बाद में सन 1971 ईस्वी में ये कहा गया कि नहीं, एक अलग परिषद इन लोगों के लिए भी गठन हो, और संसदीय अधिनियम के तहत एक परिषद और गठन हुई सन 1971 में। 1971 में एक और काउंसिल की गठन हुई, और इस काउंसिल की नाम थी पूर्वोत्तर परिषद। यानी कि वर्तमान में अभी कितने हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो अभी वर्तमान में कितने हैं ये आपका पूछा जाएगा, और वर्तमान में जो परिषद है उन परिषदों के बीच में क्या क्या रूपरेखा है। तो गिनती के दृष्टिकोण से वर्तमान में 6 हैं। इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे आ जाते हैं आपका ये जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अधीन। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अधीन जो आपके राज्य आते हैं, उन राज्यों में जो भी काम होंगे इसकी देखरेख करने के लिए जो इसका पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम है उसके तहत ही इसका काम होगा। तो इस प्रकार से आपके 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य और एक 1971 में आपके क्षेत्रीय परिषद शामिल हुए, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुल मिला के 6 जो है रीजनल काउंसिल्स है। अब इनके कार्य क्या हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके कार्य क्या है, किस कार्य के लिए इनका निर्माण हुआ, ये चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। इनके कार्यों को देखेंगे, फिर संरचना को देखेंगे। कहा जाता है कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार निकाय है, यानी कि इसका पहला काम क्या हो गया, सलाह देने का। सलाहकार निकाय होता है। यानी कि ये भारतीय संघ को सलाह देंगे कि हमारे यहाँ किस प्रकार की योजनाएं हैं, और सभी मामलों की चर्चा कर सकते हैं। परिषद के दर्शाए जो भी वे दिखाएंगे, उसके आधार पर राज्य सरकार जो राज्य की जिन राज्यों के बारे में ये चीज़ दिखाएंगे, उससे अगर सभी राज्य एक मत हो जाते हैं तो वह संघ को जो है बोलेंगे कि भैया मेरे साथ में ये हित शामिल है, और केंद्र सरकार को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जो है कदम उठाना चाहिए कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। दूसरी बात है कि जितने भी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में हैं, उन प्रावधानों के आधार पर किस प्रकार से उनका जो क्षेत्र है, यानी कि उनका जो क्षेत्र है वह किस प्रकार से अलग है, और उसके जो लोग हैं, उनके जो रहन सहन है वो किस प्रकार से अलग होते हैं, और उन्हीं अलग भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वे अपने लिए सिफारिश कर सकते हैं। इसके तहत वे क्या क्या सिफारिश कर सकते हैं। सलाहकार के बाद सिफारिश, क्या क्या सिफारिश कर सकते हैं। तो पहली जो सिफारिश करेगी कि अगर वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक नियोजन में अगर किसी के हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बोडोलैंड है, या आपका नागालैंड साइड में है, लोग नाटे कद के होते हैं, गोरखा लोग नाटे कद के होते हैं, तो उसे सेना में किस प्रकार से शामिल किया जाएगा। आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं उठता है कि हम लोगों के लिए सेना में जो है एक अलग मानक है, उन लोगों के लिए एक अलग मानक है, क्यों है? चूँकि ये सब जो है ना, आप अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि क्षेत्र का आधार पर उन क्षेत्रों में उनकी जो बहालियाँ होंगी उसके लिए एक मानक पूरे भारत में तय नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें क्या होगा कि समान हितों के मामले में सिफारिश कर सकता है, यानी कि समान हितों की रक्षा। अगर हम कहें कि सभी के लिए एक माप अगर लागू कर दिया जाए तो वे लोग कभी शामिल नहीं हो पाएंगे भारतीय सेना में, और देश की सुरक्षा में उनके किसी प्रकार की योगदान नहीं रहेगी।
तो इस कारण से जो है ना, ये अपने क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा ये बातें रखी गई केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार के विशेष मंथन के बाद उन लोगों को इस आधार पर भी कि वहाँ पर शैक्षणिक माहौल कम है, वहाँ पर आपके जो शारीरिक बनावट उनकी अलग है, इसी आधार पर उन लोगों को छूट का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि जैसे कि दूसरा बात है कि सिफारिश क्या करेगी अगर कहीं सीमा में विवाद है, चूँकि सीमांत क्षेत्र भी है, सीमा में विवाद है, तो ये अपने काउंसिल से ये बात बोलेंगे कि हमारे दो राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है उसको आप सलटाइए। जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है, इनके हितों की रक्षा करना है। इनके हितों की रक्षा करना है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो अंतर राज्य का परिवहन विवाद जो होता है उससे संबंधित मामले भी बन सकते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय परिवहन संबंधी मामले ये सभी मामले आ जाते हैं, तो उनके लिए क्षेत्रीय परिषद की आवश्यकता पड़ती है और ये लोग यहाँ पर अपने मांग को रख पाते हैं। नेक्स्ट बात है कि इस अधिनियम में क्या कहा गया कि बोला पुनर्गठन से संबंधित कोई भी उत्पन्न मामला हो, अगर किसी राज्य का पुनर्गठन हो रहा है तो अगर पुनर्गठन से संबंधित सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। सभी मामले क्या होता है, सीमा संबंधी विवाद होता है कि मेरा सीमा छोटा हो गया, ये होना है, वो होना है, तो इस प्रकार से जो विवाद होते हैं उन विवादों को जोर न पड़े इस आधार पर आपका ये जो क्षेत्रीय परिषद है वे मांग केंद्र सरकार से रख सकते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों का रोल बहुत ही बड़ा है। तो इसकी अब संरचना हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद की जो संरचना है ये कैसे हुई और कैसे बनी इसकी संरचना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अब इनके कार्य को समझ गए हैं आप लोग, और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करेंगे, फिर आप लोगों को वो चीज़ भी मैं बता दूंगा। तो संरचना इसका क्या होता है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन इसमें शामिल होंगे। तो क्षेत्रीय परिषद का संरचना, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के खंड 16 का 1 में इसका जो है संरचना का बारे में बताया गया है। भाग 3 में इसके सारे चीज़ें बताई गई है और 16 जो है 15 भाग 3 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 में धारा 15 में सभी चीज़ें बताई गई, इनके कार्य, इनके स्वरूप को। लेकिन इसकी संरचना के बारे में जो बात की गई है वह खंड 16(1) में है और इसमें उल्लेख है कि क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो इसकी संरचना में सदस्य कौन होंगे और उन सदस्यों की यहाँ पर बात की जाएगी। सदस्य कौन होंगे, तो कौन होंगे इसके सदस्य। तो सबसे पहला बात है कि राष्ट्रपति द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होंगे। पहली बात क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री जो है वह इसके सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। पहली बात। दूसरी जो नियम है, दूसरा नियम जो है वह क्या है कि क्षेत्र में जो शामिल है और राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उस क्षेत्र में यानी कि उस काउंसिल में शामिल, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का, ये जो पूर्वी क्षेत्र है उसके जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल के द्वारा नामित दो दो अन्य मंत्री, यानी कि पहले मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके बाद राज्यपाल द्वारा 2 मंत्री, और अगर उस दौरान मंत्री परिषद नहीं है तो 3-3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि पहला बात क्या हो गया ये जानेंगे। पहले तो
शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम और 2 मंत्री, 2 मिनिस्टर होंगे। किसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाएंगे? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्यपाल जिसे यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे वही होंगे। और अगर इस दौरान राज्य की जो संसद है, संसद विधानसभा अगर काम नहीं कर रही हो तो उस दौरान 3 सदस्य, अगर राज्य विधान मंडल नहीं हो, काम नहीं कर रही हो, यानी कि समझ लीजिए कि वहां सरकार नहीं है, तब वैसी स्थिति में क्या होगा? 3 सदस्य होंगे प्रत्येक राज्य से, और इसका मनोनयन कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति द्वारा इनका मनोनयन होगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। यानी कि राष्ट्रपति जिन 3 सदस्यों का नाम देंगे वही 3 सदस्य आपको, मनोनीत बोलिए या नामित बोलिए एक ही बात है, तो वे 3 सदस्य जो है इनके सदस्य होंगे। इसके बाद क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री है उसको अध्यक्ष का पद दिया जाएगा बारी बारी से। मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष बनेंगे प्रत्येक राज्य के, वो भी बारी बारी से। यानी कि एक बार की सभी को तो नहीं अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बारी बारी से क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष वही मुख्यमंत्री रहेंगे जो वहाँ के हैं। इसके बाद एक और बात है जिसको आप लोग जानते होंगे कि पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग का जो है कॉन्सेप्ट हट गया, तो नीति आयोग का बात यहाँ पर हो जाएगा। तो नीति आयोग के द्वारा मनोनीत एक सदस्य होंगे। नीति आयोग द्वारा मनोनीत एक सदस्य। अब नीति आयोग जिसे भी इसमें रखना चाहे वह रख सकते हैं, और ये जो इसका उपाध्यक्ष का पद होगा वह मंत्री परिषद से नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होगा। इतनी चीज़ें आपको जाननी है और ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है, ये चीज़ आप लोग जान लें। इस क्षेत्र में यानी कि रीजनल काउंसिल्स में जितने भी सरकार शामिल होते हैं, यानी कि जितने राज्य उसमें शामिल हैं, प्रत्येक राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव होगा वो, और सरकार द्वारा जो विकास आयुक्त है वो, और अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर में हम लिख सकते हैं कि मुख्य सचिव प्लस विकास आयुक्त ये सभी इनके सदस्य होंगे प्रत्येक राज्य के। और प्रत्येक राज्य के लिए जो क्षेत्रीय परिषद है या क्षेत्रीय परिषद कार्यों का निष्पादन में परामर्शी सहायता इन्हीं लोगों से लेंगे। ये जो मुख्य सचिव है और इनके जो सहायता करने वाले हैं उन लोगों से ही परामर्शी सहायता भी लेंगे। यानी कि कुल मिला के राज्यों के जो मुख्य सचिव लोग हैं उन लोगों का एक कोलैबोरेशन होगा, और उसी कोलैबोरेशन के तहत इन लोगों के द्वारा जो राय दिए जाएंगे या जो राय आपके सामने रखे जाएंगे उसी राय को आप वहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम लोगों ने क्षेत्रीय काउंसिल में ये सारी चीज़ें देख ली, और सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा, जो गृह मंत्री द्वारा जो 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष का जो कॉन्सेप्ट रखा गया ना, यह बहुत ही सराहनीय रखा गया।
किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ रखा गया है। और इसमें कहा गया है कि एक बार अगर झारखंड का मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनेंगे तो उसके नेक्स्ट टाइम बिहार के बनेंगे, उसके बाद आपका उड़ीसा के बनेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बनेंगे, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। यानी कि क्षेत्रीय परिषदें जो है एक क्रमवार ढंग से काम करेगी और सभी राज्यों की जो प्रॉब्लम्स है उसे बारी बारी से सुनेगी, और सभी राज्यों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें केंद्र सरकार तक, और जो भी योजनाएं हैं उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। तो आज आप लोगों ने देखा रीजनल काउंसिल्स, और आज हम लोगों का भाग 1 का सभी क्लासेस समाप्त हो गए। यानी कि भाग 1 के तहत आप लोगों ने सारी बातें जान ली, और अब आप लोग मुख्य परीक्षा में सभी को मिलाकर प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। सभी को मिलाकर आप प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आधी अधूरी क्लास में आप लोगों की सभी प्रश्नों का सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये जान लीजिए कि पूरे क्लास को, सभी क्लासों को देखेंगे और समझेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आपकी क्लासेस इसी प्रकार से चलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।